हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम रैंकर्स। मैं डॉक्टर नेहा कैम रैंकर्स में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं पॉलीमर एंड प्लास्टिक, जिसका लेक्चर 5 आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल रबड़। ठीक है, इस वाले में हम नेचुरल रबड़ कवर करने वाले हैं। ओके, तो नेचुरल रबड़ आपने जरूर नेचुरल रबड़ का जो वीडियो रहता है वो कहीं ना कहीं आपने पक्का देखा होगा। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें क्या होता है कि आ, एक ट्री होता है, वो ट्री की छाल को ऐसे करके स्पाइरल तरीके से उसमें कटिंग करता है बंदा, और कटिंग करके एक व्हाइट कलर का लिक्विड जो निकलता है उसको कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सेम जो है आपको इसमें अभी देखने को मिलेगा नेचुरल रबड़ में। ये क्या है? सबसे पहली बात तो इसे हम नेचुरल रबड़ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये नेचुरल तरीके से हमें अवेलेबल होता है, मतलब हमें ट्री से अवेलेबल होता है। जैसे कि पहले आप देख लेते हैं, हम इसके आगे का आपको बताते हैं। एक ट्री है जिसे हम रबड़ ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम रबड़ ट्री भी बोलते हैं, जिसका बायोलॉजिकल नेम भी है। ये क्या होता है? सबसे पहले हम ऐसा ट्री फाउंड आउट करते हैं जो इनफ मैच्योर हो चुका हो, मतलब जिसको कम से कम 6 से 7 साल हो चुके हों, ऐसा ट्री फाइंड आउट किया जाता है। फिर क्या किया जाता है? उस ट्री की टैपिंग स्टार्ट होती है। टैपिंग टैपिंग का क्या मतलब है? जो मैं अभी बता रही थी ना कि आपने वीडियो देखा होगा कि वो एक स्पाइरल कट लगाते हैं, इसी प्रोसेस को टैपिंग बोलते हैं। क्या है? टैपिंग। मतलब लेटेक्स, लेटेक्स मतलब वो जो व्हाइट कलर का आपको मिल्क जैसा लिक्विड दिखता है ना उसमें से निकलता हुआ, उसे लेटेक्स बोलते हैं। लेटेक्स का एक्सट्रैक्शन। ए स्पाइरल इंसिजन इज मेड, मतलब एक स्पाइरल टाइप का कट, पूरा एकदम से उसको कट बनाया जाता है, और उसमें क्या किया जाता है? एक कंटेनर वहां पे रख दिया जाता है। ठीक है, और जो भी ये व्हाइट कलर का जो लिक्विड है, मिल्की व्हाइट लिक्विड है जिसे आप लेटेक्स बोल रहे हैं, ये आ जाता है उस कंटेनर में, कलेक्ट हो जाता है। ठीक, फिर क्या हुआ? कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लेटेक्स। जो लेटेक्स कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो वहीं पे उसका कोएगुलेशन होने लग जाए, तो उसके प्रिजर्वेशन के लिए उसमें क्या किया जाता है? अमोनिया सोल्यूशन ऐड कर दिया जाता है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? द कलेक्टेड लेटेक्स फिल्टर्ड टू रिमूव बार्क। मतलब जो भी लेटेक्स आया है, आपने कलेक्ट किया है, उसमें थोड़ा सा ना जो छाल की जो पार्टिकल्स वगैरह ये सब भी आ जाता है, तो उसको सबसे पहले फिल्टर करते हैं, जिससे कि वो जो बार्क का जो पार्टिकल सब आया, पीसीस आया है, वो सारा उसमें से हट जाए। जो भी इम्प्योरिटीज आई है वो सारी इम्प्योरिटीज उसमें से रिमूव हो जाए। फिर टू प्रिवेंट कोएगुलेशन, मतलब जब आप उस लेटेक्स को लेके जा रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, उस टाइम पे कहीं उसमें कोएगुलेशन नहीं हो जाए, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए उसमें क्या किया जाता है? अमोनिया सोल्यूशन ऐड किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? एक ट्री, सबसे पहला स्टेप था हमारा एक ट्री फाइंड आउट करना। कौन सा ट्री? रबर ट्री, है ना। रबर ट्री फाइंड आउट करना जो इनफ मैच्योर हो, मतलब 6 से 7 साल का हो गया हो, क्योंकि उसमें अच्छी टैपिंग होगी, अच्छा लेटेक्स मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? दूसरे में टैपिंग करेंगे, मतलब एक इंसिजन बना, स्पाइरल इंसिजन बनाया जाता है, ऐसे करके कट बनाया जाता है और लिक्विड आना शुरू हो जाता है, और नीचे कंटेनर लगाया जाता है, वो लिक्विड कंटेनर में कलेक्ट होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद अमोनिया सोल्यूशन ऐड कर देते हैं। ऐसा ना हो कि ट्रांसपोर्ट के टाइम पे कोएगुलेशन, मतलब उधर ही वो जमने लग जाए आपका लेटेक्स। 2 स्टेप आपने कर लिए। अब क्या करते हैं थर्ड स्टेप में? आपको जहां पे भी वो लेटेक्स ले जाना था, वो लेटेक्स वहां पे है, अच्छा खासा कलेक्शन हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप। वो स्टेप है आपका कोएगुलेशन ऑफ लेटेक्स, मतलब ये जो मिल्की वाइट लिक्विड है जो लेटेक्स है, उसका कोएगुलेशन। कोएगुलेशन मतलब अभी जो इसमें मोनोमर्स हैं वो काफी दूर दूर है, डिस्टेंस पे है, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में है, और इसमें जो है वाटर कंटेंट भी है। तो टारगेट रहता है कि जो भी मोनोमर्स इसमें अवेलेबल है उनको पास लेके आना और वाटर कंटेंट को सेपरेट करना। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं कोएगुलेशन, मतलब उस लिक्विड को जमाना, वाटर कंटेंट को रिमूव करना, इसे बोलते हैं कोएगुलेशन। ठीक है, ये कोएगुलेशन कराने के लिए हमें एक कोएगुलेंट, मतलब ऐसा कंपाउंड, ऐसा मटेरियल जो इन मोनोमर्स को पास ला सके, ठीक है, उसे कोएगुलेंट्स बोलते हैं, वो हमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है इस केस में फॉर्मिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड।
मतलब फॉर्मिक एसिड के सोल्यूशन को, अब जो लेटेक्स आपने एकदम से स्टोरेज करके रखा हुआ है ना बहुत सारा, उसमें फॉर्मिक एसिड का सोल्यूशन डाल दिया जाता है। वो क्या करता है, वो मोनोमर यूनिट को पास लेके कोएगुलेशन कराता है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, सबसे इजी एग्जांपल, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि अभी आपके पास मिल्क है, ठीक है, और वो मिल्क आपने क्या किया, थिकन कर लिया, मतलब ये समझो कि एक लेटेक्स टाइप में आया, पर आपको चाहिए कर्ड, तो आपने क्या किया, उसमें थोड़ा सा कर्ड आप एज ए इनिशिएटर उसमें डाला, तो बैक्टीरियल ग्रोथ होते 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 वो पूरा मिल्क एक टाइप से कर्ड बन गया और पानी सेपरेट आउट हो गया। ठीक है, जैसे हंग कर्ड होता है, सारा पानी सेपरेट आउट हो गया, उसी टाइप से अभी आप कलेक्ट करके लाए हो लेटेक्स और आपको वाटर कंटेंट उसमें से हटाना है, तो आपने एक कोगुलेंट फॉर्मिक एसिड उसमें डाला है, उसका सोल्यूशन, और कोएगुलेशन की प्रोसेस को करवाया है। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करेंगे आप, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो गया कि अब आप आपका जो सॉलिड मटेरियल है वो तैयार हो गया है, वही आपका नेचुरल रबड़ है। अब एक बार चलते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड पे। अभी तक हमने आपको प्रोसेस बताया कि है क्या नेचुरल रबड़। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी मोनोमर यूनिट थी, कौन सा ऐसा कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, कौन सा इंजाइम था, मतलब किस टाइप से हमारी ट्री में ये बना। ठीक है, तो नेचुरल रबड़ जो है एक नेचुरल पॉलीमर है। यहाँ पे मैं नेचुरल रबड़ लिख देती हूँ, वेट ए मिनट, एक्चुअली मार्कर लेने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके, तो यहाँ पे नेचुरल रबड़ लिख देती हूँ। ठीक है, नेचुरल मोनोमर है हमारा ये मोनोमर, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। ये आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट जो है वो हमारा नेचुरल मोनोमर है। अभी आपको बुक्स वगैरह में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपने तो जब बताया लेक्चर वन में मैंने आपको बताया कि नेचुरल रबड़ का जो मोनोमर है वो मैंने आपको बताया क्या, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन, है ना। आप कहेंगे कि आपने लेक्चर 1 में तो हमको मोनोमर का नेचुरल रबड़ का मोनोमर बताया था ये, लेकिन अभी आप ये बोल रहे हो। देखिए जो ये है मोनोमर क्या, ब्यूटाडाइईन, 4 कार्बन 1,3, मतलब पहले और तीसरे पे डबल बॉन्ड, ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल। ठीक है, ओके, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, और ये CH2। तो ये जो मोनोमर है ये नेचुरल रबड़ का मोनोमर है, लेकिन ये जो नेचुरल रबड़ है ये लैब में बनाई जाती है, मतलब उस जो हमें ट्री से मिलता है, जो रियल में नेचुरल रबड़ है उसको मिमिक किया जाता है लैब या इंडस्ट्री में। तो उस टाइम पे जो मोनोमर लिया जाता है वो मोनोमर है आपका 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन। बट हमारी जो ट्रीज में नेचुरल रबड़ बनता है, जो मतलब प्योरली नेचुरल है, जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, उसकी मोनोमर यूनिट ये होती है। अगर आप इसमें क्लियरली देखें तो 1 2 3 4 5, क्योंकि ये जो पूरा फॉस्फेट ग्रुप है, जब भी आप बायोलॉजिकल कंटेंट में आते हैं, बायोलॉजिकल पार्ट में आते हैं तो फॉस्फेट ग्रुप लग जाते हैं। हमारी बॉडी में भी जब कोई चीज ट्रांसफर होती है तो फॉस्फेट ग्रुप से कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी बनी हुई है उसमें हमारे जो न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह हैं उसमें फॉस्फेट ग्रुप सब कनेक्ट रहते हैं। तो ये पार्ट जो है ये बायोलॉजिकल पार्ट आप समझो, क्योंकि एनिमल हो या ट्री दोनों में ये बायोलॉजिकल पार्ट समझो। तो ये जो यूनिट है ये आपकी केमिकल यूनिट है। इस केमिकल यूनिट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, अगर आपको कलर क्लियरली विजुअल नहीं हो रहा हो तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, अगर आप क्लियरली देखो तो ये क्या है, आइसोप्रोपेन यूनिट टाइप का ही तो बन गया है। क्या बन गया, ये आपका CH3 मान लो, ये CH2, और ये देखो जैसे 1 2 3 4, तो ये 1,3 ब्यूटाडाइईन ही तो बन गया है, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन, आइसोप्रोपेन यूनिट ही तो हो गया है। तो ये जो है आपका, लेट मी क्लियर दिस, हाँ, तो ये जो है, अब ये क्या है आपका नेचुरल रबड़ जो आपको ट्री से मिल रही है उसमें ये मोनोमर है। ठीक है, ओके। और पॉलीमर आपका इस केस में जो ट्रीज में, स्पेशली ट्रीज के केस में जो पॉलीमर बनता है वो सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। ये जो सिस टर्म है ये आप ध्यान में रखना, सिस, क्योंकि स्पेसिफिक रहता है
क्योंकि इसमें एक एंजाइम काम करता है और एंजाइम एज ए कैटलिस्ट काम करता है। तो ये ऐसे नहीं है कि कुछ भी बन जा रहा है, रैंडम सिस भी बन जाए, ट्रांस भी बन जाए या मिक्सचर बन जाए। इस केस में जो हमें ट्री से मिलती है नेचुरल रबड़, वो स्पेशली सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन ही होगी। मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपके में ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि इस टाइप से वो क्वेश्चन डाल दे। ठीक है, ओके। कौन सा एंजाइम होता है? एंजाइम होता है आपका रबड़ ट्रांसफरेज। देखिए, जब भी आप एंजाइम के नाम लिखेंगे तो उसमें एएसई लगा रहता है लास्ट में। अगर एएसई लगा हुआ है तो वो एंजाइम है, अगर लास्ट में एएसई नहीं लगा हुआ है तो वो एंजाइम नहीं है। ठीक है, तो रबड़ ट्रांसफरेज ये है आपका एंजाइम जो हमारे प्लांट्स में रहता है और वही प्लांट्स में इस लेटेक्स का फॉर्मेशन करवाता है। ये लेटेक्स था क्या, जो मैं अभी आपको बता रही थी ना, मिल्की व्हाइट लिक्विड जिसे मैं लेटेक्स बोल रही थी, वो क्या था? लेटेक्स जो था वो आपका लेटेक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स इन रबर प्लांट्स, ये जो रबर प्लांट्स हैं उनमें जो प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं वही आपका लेटेक्स होता है, जिसकी लोकेशन क्या होती है? लेटेसिफायर्स, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका लेटेक्स। ठीक है, तो ये आपके ट्रीज में ही है सब कुछ, आपका एंजाइम ट्री में है, आपका नेचुरली ये जो है मोनोमर आपका नेचुरली बनता है। शायद मैंने कहीं पे लिखा होगा कि ये कैसे बनता है, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने एक प्रोसेस होती है, एक पाथवे फॉलो होता है ट्रीज में। जैसे हमारी बॉडी में भी बहुत सारे पाथवे, ग्लूकोज का डाइजेशन, बहुत सारे पाथवे फॉलो होते हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए, ऐसे ट्रीज में एक पाथवे फॉलो होता है, उस पाथवे में ही ये मोनोमर जनरेट हो जाता है जो पॉलीमराइज होने लग जाता है और नेचुरल रबड़ मतलब इस लेटेक्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है। ठीक है, ओके। तो मैकेनिज्म इसकी हेड टू टेल एंजाइमेटिक पॉलीमराइजेशन, एंजाइमेटिक मतलब क्योंकि एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो ये आपका एक्चुअल नेचुरल रबड़ है। अब हम आते हैं अपने सिंथेटिक नेचुरल रबड़ जो लैब में या इंडस्ट्री में बनाई जाती है विथ मिमिकिंग द मोनोमर यूनिट ऑफ दिस नेचुरल रबड़। ओके, सो देखते हैं इसको एक बार। ओके, ये हम देख चुके हैं। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं हम कि क्या डिफरेंस होता है वो दोनों में, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसका कलर चेंज कर लेते हैं जो आपके लिए मोस्ट सुटेबल रहेगा। ब्लैक ही ले लेते हैं। देखिए क्या डिफरेंस है, नेचुरल रबड़ मतलब जो बायोलॉजिकल है, और दूसरी सिंथेटिक नेचुरल रबड़ मतलब जो आप लैब में या इंडस्ट्री में बनाएंगे। अगर हम मोनोमर यूज्ड देखें तो मैंने भी आपको बताया ये मोनोमर है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप कनेक्ट रहते हैं, और ये आपकी आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, इसको आईपीपी आप बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जो सिंथेटिकली बनती है नेचुरल रबड़ वो है 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे जो बॉन्ड था, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो आप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप कनेक्टेड है। ओके, नाउ सोर्स ऑफ मोनोमर, सोर्स क्या रहता है? ये जो मोनोमर नेचुरल रबड़ में ये प्रोड्यूस्ड होता है इनसाइड प्लांट सेल्स। कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है? प्लांट सेल्स के अंदर ही प्रोड्यूस्ड होता है ये मोनोमर वाया मेलानोटोनेट पाथवे। ठीक है, इस पाथवे को फॉलो करता है। बट ये जो है दूसरे वाले में जो मोनोमर है, ये हम केमिकल्स के थ्रू, पेट्रोकेमिकल्स के थ्रू इंडस्ट्री में इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। पॉलीमराइजेशन टाइप, इसमें एंजाइम है, मैंने बताया था रबर ट्रांसफरेज इसमें था, एंजाइमेटिक पॉलीमराइजेशन है। बट सिंथेटिकली ये फ्री रेडिकल के थ्रू भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड्स हैं, मैंने बताया था डबल बॉन्ड्स में अगर इनिशिएटर ऐसा है जैसे AIBN या परऑक्साइड वाला, तो फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को भी फॉलो कर सकता है, हम पढ़ चुके हैं। ये एनायनिक कैटायनिक, एनायनिक और कोऑर्डिनेशन दोनों से बन सकता है, मतलब ये हमारे इन सारे पॉलीमराइजेशन को कर सकता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे एनायनिक या आयोनिक होगा, मतलब आयोनिक होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये उसको ज्यादा प्रेफर करेगा। नाउ इनिशिएटर क्या है इसमें? ये इनिशिएटर है जो नेचुरली अवेलेबल होता है प्लांट में, लेकिन इस केस में वैसे हम परऑक्साइड वाला रेडिकल मैकेनिज्म देखेंगे तो हमें कोई भी फ्री रेडिकल जनरेटर वाला लेना पड़ेगा। कैटलिस्ट हम देख ही चुके हैं, इसमें
जनरली अगर आप नॉर्मल करा रहे हो तो किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्पेशली कोऑर्डिनेशन वाला मैकेनिज्म फॉलो करना चाह रहे हो तो आपको जिगलर नाटा कैटलिस्ट की इसमें जरूरत पड़ जाएगी। मीडियम नॉर्मल है, इसमें एक्वस मीडियम रहता है, मैंने आपको बताया लेटेक्स जिसमें पानी रहता है, ठीक है। और इसमें भी नॉन एक्वस या गैस लिक्विड फेज, ये जो मीडियम इसमें लिया जाता है। तो अभी इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि किस टाइप से दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। एक जो मेजर डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है ये रिजियो सेलेक्टिविटी। ये हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, सिस, इसमें सिस 1,4 पॉलीस्टाइरीन बनेगा, बट इसमें सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है, या फिर दोनों का मिक्सचर भी बन सकता है। इट डिपेंड्स कि आप कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करके उसको बना रहे हो। तो ये तो डिफरेंस हो गया दोनों में, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं अपनी नेचुरल रबर जो इंडस्ट्री या लैब में आप बनाएंगे। ओके, इसको एक बार देख लेते हैं। ओके, देखिए यूनिट क्या रहेगी, आइसोप्रीन, जस्ट अभी आपको बताया। आइसोप्रीन का आपको स्ट्रक्चर में बता चुकी हूँ, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइईन, ठीक है। नाउ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जैसे कि आप मान लीजिए ये आपके मोनोमर्स हैं, n नंबर ऑफ मोनोमर्स आपने ले लिए और ये पॉलीमराइजेशन हो गया है। जहां तक मुझे लग रहा है हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इसको देख लेंगे, क्योंकि उससे होना इसको आसान है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम क्लियरली आपसे डिस्कस कर चुके हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। अगर नेचुरल रबर आता है तो आपको मोनोमर लेके उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आपको उसका पॉलीमर का फॉर्मेशन उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसमें मैकेनिज्म नहीं रखी है क्योंकि मैकेनिज्म हम क्लियरली काफी डिटेल में देख चुके हैं। अब हमारे सिलेबस में उन्होंने जितना भी आपके पॉलीमर्स हैं सबका प्रॉपर्टीज और टेक्निकल एप्लीकेशन भी ऐड किया हुआ है, तो हम इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं नेचुरल रबर की, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रबर, क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी, एक मिनट। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रबर, मैं कलर ले लेती हूँ। ओके, सबसे पहले इलास्टिसिटी। अगर हम बार बार एक शब्द बोल रहे हैं रबर रबर रबर, नेचुरल रबर, तो इतना तो पता है कि रबर के अंदर एक प्रॉपर्टी तो सबको कॉमन पता रहती है, वो है इलास्टिसिटी। मतलब आप उसे खींच सकते हैं और जब आप छोड़ेंगे तो वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब जितने भी रबर अभी आप देखने वाले हैं वो सारे के सारे इलास्टोमर्स हैं। मतलब उनके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कॉमन होगी वो होगी इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी क्यों रहेगी, हाई इलास्टिसिटी ड्यू टू फ्लेक्सिबल पॉलीमर चेन, क्योंकि ये जो चेन है इसकी वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और आप जब स्ट्रेच करेंगे तो ये अपने शेप को स्ट्रेच करेगी, आप जब छोड़ेंगे तो ये अपने शेप को रिगेन कर लेगी, वापस से उसी शेप में आ जाएगी। तो इनके अंदर इलास्टिसिटी है, ठीक है। नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब ये कितना तनाव, स्ट्रेस, कितना खिंचाव या तनाव वो टॉलरेट कर सकते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, मॉडरेट है। मॉडरेट है अभी, जब हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोसेस होता है नेचुरल रबर में, वो होता है नेचुरल रबर का सल्फर के साथ ट्रीटमेंट, ठीक है, उसे बोलते हैं बल्कनिजेशन। अगर ये प्रोसेस अगर आपने करवा दिया, उसका सल्फर के साथ ट्रीटमेंट अगर आपने करवा दिया, तो उसमें क्या होता है, सल्फर, ये जो चेन है आपकी पॉलीमर चेन, ये लिंक हो जाती हैं, और इन चेन के बीच में सल्फर क्रॉस लिंक हो जाता है। तो जब सल्फर क्रॉस लिंक हो गया तो जो चेन अब इंडिविजुअली थी, जो एक टाइप से फ्लेक्सिबल थी, वो क्या हो गया, अब ज्वाइंट हो गई, उनके अंदर ग्रिप आ गई, ठीक है, मतलब उनके अंदर क्रॉस लिंकिंग हो गई। तो उस केस में इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है तब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, नाउ वाटर रेजिस्टेंस, ठीक है, अच्छा खासा होता है, मतलब पानी में इतनी जल्दी आसानी से डूबते नहीं है रबड़, आप देखते हो तभी रबड़ के मटेरियल जो होते हैं उनको ऐसी चीजों में यूज करते हैं जहां से हम पानी से चीजों को प्रोटेक्ट करना हो, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल होगा किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब बेंजीन, पेट्रोल, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे उसमें सॉल्युबल होगा। थर्मल बिहेवियर, थर्मल बिहेवियर, अगर
आप हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और अगर लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो ये ब्रिटल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके थर्मल बिहेवियर है। मैकेनिकल स्टेबिलिटी, मैकेनिकल स्टेबिलिटी अभी तो थोड़ी सी मतलब पुअर रहती है, लेकिन अगर आप सल्फर के साथ ट्रीटमेंट करवा देते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं, तो मैकेनिकल स्टेबिलिटी भी इनकी इंक्रीज कर जाती है। तो ये तो प्रॉपर्टी वो है जो बिफोर सल्फर ट्रीटमेंट, मतलब बिफोर बल्केनाइजेशन है। ठीक है, आगे हम प्रॉपर्टी और देखेंगे जब ये जो प्रोसेस है बल्केनाइजेशन की, जब आप इसको फॉलो कर लेंगे, क्योंकि उस केस में जो आपकी पॉलीमर्स चेन्स जो है वो बीच में सल्फर आ जाएगा, क्रॉस लिंक हो जाएगी, तो उनकी प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। ठीक है, ओके, तो हम इसको आगे देखते हैं। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं वो इस प्रोसेस बल्केनाइजेशन, जिससे रबड़ का जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती हैं। देखिए, इसको क्यों ऐड किया, क्योंकि अभी रबड़ उतना यूजफुल नहीं है, अभी रबड़ उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन एक बार जब ये प्रोसेस करवा दिया जाता है, सल्फर के साथ उसका ट्रीटमेंट करवा दिया जाता है, तो उस केस में रबड़, नेचुरल रबड़ जो है वो और भी ज्यादा यूजफुल हो जाता है, और भी ज्यादा एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन्हांस हो जाती हैं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी मैकेनिकल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो देखते हैं कि क्या किया जाता है। जो नेचुरल रबड़ है वो सॉफ्ट है और स्टिकी है, किसमें, हॉट वेदर में। जैसे ही गर्मी पड़ती है, मान लीजिए नॉर्मल नेचुरल रबड़ है, आपने उसके टायर बना बना दिए, और जैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, टायर तो पिघल जाएंगे, है ना। अगर वो कहीं बहुत ठंडी जगह पे चला गया तो उस केस में भी टायर काम नहीं करेंगे। तो ये क्या है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्टिकी है हॉट वेदर में, एंड ब्रिटल इन कोल्ड वेदर। ये प्रॉब्लम है नेचुरल रबड़ की। ठीक है, तो बल्केनाइजेशन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसे यूज किया गया है टू इंप्रूव इट्स स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड रेसिस्टेंस टू द टेम्परेचर चेंजेस बाय इंट्रोड्यूसिंग क्रॉस लिंक्स बिटवीन पॉलीमर चेन यूजिंग सल्फर। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको यूज किया गया है उसकी इलास्टिसिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी रेजिस्टेंस, किसके प्रति, टेम्परेचर के प्रति, इन सब चीजों को इन्हांस करने के लिए और ज्यादा अच्छा करने के लिए। कब, जब उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, किसके साथ, सल्फर के साथ। ठीक है, देखते हैं प्रोसेस। सल्फर, सल्फर का जो मेन स्टेट है वो एसिड है ना। जैसे हम लिख तो देते हैं सल्फर, लेकिन एक्चुअल में सल्फर जो है वो एसिड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो सल्फर एसिड इज एडेड टिपिकली 3 to 5%। कितना, ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, 3 to 5%। ठीक है, टू रॉ रबर, रॉ रबर मतलब जो अभी अभी आपको नेचुरली अवेलेबल हुई, आपने लैब में अभी बिना किसी प्रोसेस के उसको सिंपल पॉलीमराइजेशन बनाया है, उसे आप रॉ रबर बोल रहे हैं। तो उसमें क्या करेंगे, एसिड जो है 3 to 5% ऐड कर दिया जाएगा। द मिक्सचर इज हीटेड, इस मिक्सचर को हीट करेंगे एट 100 to 140 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आप इस मिक्सचर को हीट कर देंगे तो क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। पॉली आइसोप्रीन, पॉली माने मैनी, आइसोप्रीन माने आइसोप्रीन यूनिट, मतलब ये जो शब्द यूज हो रहा है ये पॉलीमर के लिए यूज हो रहा है। मतलब यहाँ पे पॉलीमर बन चुका है, पॉलीमर बनने के बाद उसमें क्रॉस लिंकिंग करने के लिए एसिड उसमें ऐड कर दिया और उसको हीट कर दिया 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, बस इतना काम था। और इतना काम होने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये प्रोसेस किया गया, उसमें क्या हुआ, सल्फर ब्रिजेस बन जाएंगे। ये जो सल्फर ब्रिजेस बोल रही हो ना, ब्रिज क्या होता है, दो चेन के बीच में जो सल्फर लग जाए, और उसी को आप क्रॉस लिंक बोल रहे हो, है ना। उसी को आप क्या बोल रहे हो, क्रॉस लिंक बोल रहे हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको रिएक्शन भी दिखाई है, यहाँ पे क्लियरली रिएक्शन भी दिखाई गई है कि किस टाइप से एसिड जो है वो, किस टाइप से एसिड इसमें, सल्फर एक्टिवेशन अंडर हीट। ये देखिए सल्फर रेडिकल हो गए, एसिड जो है उसको जैसे ही हीट किया,
आपको 100 से 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया था, सल्फर रेडिकल बन गए। और आपका जो पॉलीमराइजेशन था उसमें क्या था, अलाइलिक एच फ्रॉम पॉलीआइसोप्रीन, ये जो आपके पॉलीमर थे उसमें अलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, एस रेडिकल क्या हुआ, उनसे कनेक्ट होने लग गए और उसने इस पॉलीमर को रेडिकल फॉर्म में लेके आ गया। और फिर क्या हुआ बाद में, ये जो सल्फर क्रॉस लिंक जब होंगे उसमें, तो पॉलीआइसोप्रीन इस एसएक्स मतलब सल्फर उसमें अब क्या हो रहे हैं, लिंक हो रहे हैं। एक पॉलीमर चेन, ऐसा नहीं है कि एक मोनोमर के बीच में कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं, ये एक पॉलीमर के बीच में कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक पॉलीमर चेन, दूसरी पॉलीमर चेन, और यहाँ पे बीच में क्या हो गया, एसएक्स मतलब सल्फर यहाँ पे लिंक होने लगे। वेयर एसएक्स कितने, चेन ब्रिजेस कितना, 1 to 8, ठीक है, मतलब S1 S2 S3 S4 S5 6 7 8, इस हद तक सल्फर जो है उसमें ब्रिजेस बना सकते हैं, लिंक हो सकते हैं। और इससे क्या मिलता है हमें, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल, जो ये टर्म आ जाता है ना 3 डायमेंशनल, इसका मतलब है कि 3D में लीनियर, दिस इज लीनियर, जस्ट लीनियर, ओके, लीनियर। एंड एक और लीनियर, अब क्या हो गया, यहाँ लीनियर, यहाँ लीनियर, फिर लीनियर, फिर लीनियर, यहाँ ब्रिजेस बनने लग गए। और ये क्या हो गया, एक टाइप से बहुत बड़ा नेटवर्क जनरेट हो गया। अब ये इंडिविजुअल पॉलीमर नहीं है, बल्कि ये पॉलीमर कनेक्ट होते 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 एक बल्क, एक 3D नेटवर्क जनरेट हो गया है। मतलब अब आप खुद समझ सकते हो कि किस टाइप से आपका जो पॉलीमर था उसका बल्कनाइजेशन कराने के बाद, एसिड से ट्रीटमेंट कराने के बाद उसकी इलास्टिसिटी या स्ट्रेंथ किस हद तक बढ़ गई होगी। क्यों, क्योंकि उनके चेन की अब फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी डाउन होके उनमें स्ट्रेंथ आ गई है, क्योंकि जो जस्ट सिंपल लीनियर फैशन में थी वो अब 3D नेटवर्क बन गई है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या प्रॉपर्टी में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, प्रॉपर्टी में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, ये हम एक बार देख लेते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑब्वियस है, हायर टेम्परेचर पे उसकी थर्मल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो गई होगी। इलास्टिसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। देखिए जरूरी नहीं है कि अगर चेन में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी वो स्ट्रेच होगा। नेचुरल रबड़ इलास्टोमर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी है वो स्ट्रेच हो गई होगा, लेकिन इस बल्कनाइजेशन प्रोसेस के बाद उनकी जो और स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती हैं। जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये काफी ज्यादा हाई हो गई, टेंजाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई हो गई, केमिकल रेजिस्टेंस मतलब अब वो एसिड बेसिस और सॉल्वेंट सब में बेटर रेजिस्टेंस मतलब अच्छा खासा टिक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपने डाला और तुरंत रबड़ गायब, ठीक है, अच्छा खासा उसमें प्रॉपर्टी जनरेट हो गई है। नाउ अब हमारा लास्ट पार्ट है हमारे इस लेक्चर का, वो है टेक्निकल एप्लीकेशन। हमें सारे के सारे जितने भी आप पॉलीमर पढ़ेंगे सबके टेक्निकल एप्लीकेशन देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, और कई बार 2-3 क्वेश्चन को मर्ज करके लास्ट में उस पॉलीमर के साथ वो टेक्निकल एप्लीकेशन पूछ लेता है, नहीं भी पूछ लेता है। तो अगर आपको अच्छा आंसर लिखना है तो इट्स बेटर कि आप टेक्निकल एप्लीकेशन लिखें, क्योंकि कोई भी पॉलीमर आप बना रहे हैं और अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो उसको बनाने का कोई मतलब नहीं है, राइट, ओके। तो टेक्निकल एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल रबड़, ये कौन से वाले की हम बता रहे हैं, जो बल्कनाइजेशन के बाद इंप्रूव की गई है नेचुरल रबड़, उसके टेक्निकल एप्लीकेशन है, ठीक है। नाउ सबसे पहले ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, सबसे पहले देखिए सबसे अच्छा एप्लीकेशन इसमें है टायर्स बनाने में, टायर्स, ट्यूब्स, बेल्ट, सील्स। टायर्स बनाने में इसका काफी ज्यादा एप्लीकेबल है ये, और आप जानते भी हैं टायर्स रबड़ के ही बनते हैं, है ना। तो बहुत सारे टाइप की रबड़ हैं, अभी आप आगे भी दिखेंगे सिंथेटिक रबड़्स में आपके सिलेबस में ब्यूटा एन है, ब्यूटा एन, बूना एस है, बूना एन है ना, ये दो हैं। और न्यूपिरीन भी है, सिंथेटिक रबड़ जो एक्चुअल में जिसको सिंथेटिक रबड़ बोलते हैं न्यूपिरीन है, ठीक है। तो natural rubber elastic recovery enables it to withdraw repeated stress during tire rotation। मतलब इसकी जो इलास्टिक रिकवरी है, इलास्टिक रिकवरी मतलब आपने खींचा और वो वापस आ गया, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है किसमें, टायर रोटेशन में। जब भी आपका टायर
रोटेट कर रहा है, तो उसमें आपकी रबड़ में इतनी तो इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि वो वापस से अपनी पोजीशन को रिगेन करे। क्योंकि कभी-कभी सरफेस मतलब जो रोड खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। किसी भी टाइप की रोड उसको किसी भी टाइप के सरफेस का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके अंदर एक जो इलास्टिसिटी है वो होनी चाहिए कि जिस टाइप का सरफेस है उसके हिसाब से टायर अपने आप को एडजस्ट कर ले, ब्लास्ट नहीं करे। ठीक है? दूसरा, आफ्टर वल्केनाइजेशन रबड़ एग्जिबिट्स हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ। ऑब्वियस है, मैंने अभी आपको बताया उसकी जो टेंजाइल स्ट्रेंथ या फिर उसकी जो घर्षण प्रतिरोध मतलब रोड के कांटेक्ट में आने पे जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको टॉलरेट करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। द क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, जो सल्फर अटैच होने के बाद जो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बना, ये रजिस्ट करता है फ्लो अंडर प्रेशर। मतलब अंडर प्रेशर जो फ्लो हो रहा है उसको रजिस्ट करता है, जिससे क्या होता है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी एट वेरियस स्पीड एंड टेम्परेचर। मतलब अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग स्पीड पे आपके टायर को एक वेरिएशन मिलता है, एक क्या मिलता है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी मिलती है। क्योंकि गाड़ी चला रहे हो, गर्मी वाले जगह पे भी हो सकते हो, बहुत ज्यादा गर्मी भी हो सकती है, चलते चलते टायर गर्म भी हो सकता है बहुत ज्यादा, और स्पीड कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो आपके टायर में ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से इसका काफी ज्यादा ये हेल्पफुल रहता है किसमें, टायर्स बनाने में। नाउ नेक्स्ट है मेडिकल एप्लीकेशन। मेडिकल एप्लीकेशन क्यों है, क्योंकि ये नेचुरल रबड़ है। ठीक है, और नेचुरल रबड़ अगर है तो ऑब्वियस है कि ये बायोडिग्रेडेबल होगा और नॉन टॉक्सिक होगा। ठीक है, तो नेचुरल रबड़ इज बायोकम्पैटिबल एंड नॉन टॉक्सिक, मेकिंग इट सुटेबल फॉर मेडिकल यूज। ये जो प्रोसेस किया था बल्कनाइजेशन का, ये जो ट्रीज से रबड़ बनती है ना, जो रियल में नेचुरल होती है, उसमें भी होता है, मतलब उसमें भी वो एप्लीकेबल होता है। तो ये जो है मेडिकल एप्लीकेशन के लिए उस वाली रबड़ को भी यूज कर सकते हैं जो रियल में नेचुरल है, बायोकम्पैटिबल है और नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, हाई इलास्टिसिटी या फिर जो थिन फिल्म फॉर्मिंग एबिलिटी, मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा है और इसकी बहुत पतली से पतली फिल्म भी बनाई जा सकती है, इसको अलाउ करती है फैब्रिकेशन ऑफ स्ट्रेचेबल ग्लव्स। मतलब जो ग्लव्स वगैरह मेडिकल यूज में जो बनते हैं उसके लिए, क्योंकि वो भी तो रबड़ के ही होते हैं ना। ठीक है, और फ्लेक्सिबल कैथर्स, जो ये कैथेटर्स जो होते हैं ना, जो यूरिनेशन के लिए जो इंसर्ट वगैरह किए जाते हैं, ये सब रबड़ के ही होते हैं। और कोई भी टॉक्सिसिटी ना हो, कोई भी साइड इफेक्ट ना हो बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं है कि ग्लव्स वगैरह से रैसेस हो जाए या फिर कोई रिएक्शन हो जाए, तो कुछ भी ऐसा मटेरियल यूज नहीं कर सकते। तो ये जो है नेचुरल रबड़ जो है वो काफी ज्यादा इस केस में एप्लीकेबल रहती है। और ये वाटर प्रूफ भी होती है। इसका जो वाटर प्रूफ नेचर है, ये क्या करता है, इसका कंटामिनेशन को प्रिवेंट करता है और एक हाइजीनिक बैरियर को भी मेंटेन रखता है। ठीक है, द लेटेक्स स्मूथ फिनिश एंड मोल्डेबिलिटी into precise shapes are valuable for dental and surgical tools। जब भी डेंटल दांतों वगैरह का कुछ भी किया जाता है तो एक रबड़ की सीट टाइप बनाई जाती है। मान लीजिए आपको कुछ ट्रीटमेंट इस पर्टिकुलर टीथ पे करना है, तो आप चाहते हो केवल ये जो टीथ है यही एक्सप्लोजन में रहे, बाकी टीथ पे इफेक्ट ना हो, तो एक रबड़ की सील टाइप होती है, उसको इंसर्ट किया जाता है। मतलब वो सारे टीथ को कवर कर देता है। ठीक है, और केवल एक ही टीथ बाहर रहता है। जैसे आप ये समझो कि कोई भी अच्छी पन्नी आपने उस टीथ से निकाली है और बाकी जगह वो पानी आनी नहीं जाने देगा, केमिकल नहीं जाने देगा, केवल एक ही टीथ के साथ आप एक्सपोजर कर सकते हैं। तो वो जो है इसका स्मूथ बिहेवियर, क्योंकि वो काफी स्मूथ है। ठीक है, और क्या है, उसकी मोल्डेबिलिटी, मतलब उसको अपने हिसाब से मोल्ड किया जा सकता है, तो वो काफी ज्यादा एप्लीकेबल रहता है ना। इंडस्ट्रियल यूज, जो ये जो आपने देखा होगा ना, आप एयरपोर्ट वगैरह जाते होंगे तो उसमें देखा होगा कि आप सामान रख देते हो और सामान जाता है, वो जो बेल्ट होती है ना, वो भी रबड़ की बनी होती है, जिन्हें आप कन्वेयर बेल्ट वगैरह बोलते हैं। वो भी हमारे नेचुरल रबड़ की बनती है। ठीक है, बल्कनाइजेशन रबड़ का जो बल्कनाइजेशन होता है, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इट कैन एब्जॉर्ब मैकेनिकल वाइब्रेशंस ड्यू टू इट्स डैम्पिंग नेचर। ठीक है, मेकिंग इट आइडियल फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन एंड डैम्पर्स। ये तो मैंने दूसरा वाला बताया, और जो मैं आपको बता रही हूँ रबड़ वाला, जो जो ये आपको बताया ना मैंने कन्वेयर बेल्ट वाला, वो मैंने शायद इसमें नहीं लिखा है। लेकिन जो रबड़ होती है ना जिसमें आप लगेज रख देते हो, वो आगे मूव करती रहती है, वो भी आपकी इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आती है। ठीक है,
ओके, ये लिखा है इट्स रेजिस्टेंस टू फटिक फ्रॉम कंटिन्यूअस स्ट्रेस। मतलब कंटिन्यूअस आप प्रेशर डालते रहते हो, ये मूव करती रहती है, तब भी ये क्या करती है, तब भी ये मतलब रेजिस्ट करती है फटिक को। मतलब ऐसा नहीं है कि टूट गई ना। तो ये स्ट्रेस, इसको फटिक करने की वजह से क्या होता है, इज वाइटल फॉर कन्वेयर बेल्ट इन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला एप्लीकेशन जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा हॉजेस या गैस्केट्स, ये इसी के इलास्टिक सीलिंग, जो भी रबड़ के जो कॉक वगैरह सील करने के लिए बनाए जाते हैं, उसमें भी इसका काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है, और ये फ्लूइड वगैरह का लीकेज वगैरह को उससे रोकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया इसके क्या एप्लीकेशन, जिसमें मैंने आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बता दिए, मैंने आपको मेडिकल एप्लीकेशन बता दिए, और कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह, हॉजेस वगैरह में इसका एप्लीकेशन है। ये आपका लास्ट है, वो है कंज्यूमर प्रोडक्ट। जैसे रबड़ बैंड जो हम लोग यूज करते हैं, ऑब्वियस है, वो तो एप्लीकेशन आपको पता ही है। टॉयज, स्पेशली जो किड्स के टॉयज होते हैं, हम चाहते हैं कि उनमें टॉक्सिसिटी ना हो, तो उनके लिए ये जो नेचुरल रबड़ के टॉयज बनाए जाते हैं, जिससे अगर एक किड्स वगैरह उसको मुंह में भी ले लेते हैं अगर, तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक ना हो, एक नेचुरल हो। ठीक है, तो सबसे क्या हो गया, नेचुरल स्ट्रेचेबिलिटी। वेट ए मिनट, लेट मी टेक द मार्कर। Okay, so rubber's stretchability and rewardability are ideal for product like rubber band and sports goods. ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स के कुछ कुछ सामान होते हैं जो रबड़ के होते हैं, और वो बेटर है कि इसके बनाए जाएं। ठीक है, दूसरा, इट प्रोवाइड्स कंफर्ट एंड ग्रिप इन फुटवेयर। ऑब्वियस है, जितनी भी रबर्स होती हैं, आप जितनी भी सिंथेटिक रबड़ भी देखेंगे, तो ये तो कॉमन एप्लीकेशन है। मैंने एक स्लाइड रखी भी है, आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें आप एप्लीकेशन को कंपेयर कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो सारी की सारी रबड़ में कॉमन है, तो अगर आपको उतने एप्लीकेशन भी पता होंगे और कोई भी रबड़ आती है, आप उसको भी लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे रटने वाली कोई इसमें बात है नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेबल डे बाई डे लाइफ में आप देखते रहते हो ये सारे एप्लीकेशन। ठीक है, ओके, balloons use thin and elastic film of rubber that can stretch many times their original size। ठीक है, balloons हो गया, आपके फुटवेयर हो गए, आपके टॉयज हो गए। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे क्या था, रबड़ बैंड हो गए, स्पोर्ट्स गुड्स हो गए, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। जरूरी नहीं है कि आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप इंडस्ट्री यूज अलग लिखे हैं, मेडिकल यूज अलग लिखे हैं, या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अलग लिखे हैं। आपको जो भी एप्लीकेशन दिमाग में हो, आपको वो राइट डाउन करना है। मैंने केवल इसलिए बताए हैं क्योंकि आप जितनी ज्यादा मैं बताऊंगी, कुछ तो आपके पास रहेंगे, कुछ तो आपके माइंड में रहेंगे, और आप अच्छे से अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने नेचुरल रबड़ कवर कर लिया, दोनों तरीके का आपको बताया, जो ट्रीज से मिलता है और जो लैब में बनाते हैं। ठीक है, सारा प्रॉपर्टीज भी देखा, और उसकी प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए बल्कनाइजेशन प्रोसेस भी देखा, और हमने टेक्निकल एप्लीकेशन भी देख लिए। तो दैट्स ऑल अबाउट नेचुरल रबर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।